विवेक का घर पुराने कब्रिस्तान के पीछे था और उसके घर की छत से वो कब्रिस्तान अच्छे से दिखता था। वो रोज उस कब्रिस्तान को पार करके ही अपने काम पर जाता था। विवेक के दो बच्चे थे और दोनों बच्चे बड़े ही शैतान थे। बड़े बेटे का नाम राजा और छोटे बेटे का नाम मोनू था। एक बार गर्मी की छुट्टियों में राजा और मोनू की बहन सोनिया भी आई हुई थी। तीनों मिलकर रात के लगभग 12 बजे एक रूम में ट्रूथ और डेयर खेल रहे थे। राजा सोनिया से पूछता है कि तुम ट्रूथ लोगी या डेयर। सोनिया डेयर लेती है और पूछी है कि तुम लोग कुछ खतरनाक करने के लिए तो नहीं कहोगे ना। राजा ये हुई ना बात, तो जाओ अब छत पर से घूम करके आओ और छत पर रखे गमले में से फूल तोड़कर लाना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि तुम छत पर से आई हो। सोनिया, छत पर से तो कब्रिस्तान दिखता है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। राजा और मोनू दोनों सोनिया को छत पर जाने के लिए जबरदस्ती बोलते हैं। सोनिया छत पर जाती है और जैसे ही गमले में लगे फूल की तरफ बढ़ती है तभी उसकी नजर कब्रिस्तान की ओर पड़ती है। कब्रिस्तान में एक बड़ा सा सूखा पेड़ होता है। वह देखती है कि उस पेड़ पर एक सर कटी हुई उल्टी लाश लटक रही होती है। सोनिया उसे देखती है और जोर से चिल्लाती हुई बेहोश हो जाती है। फिर जब सोनिया बहुत देर तक छत पर से नहीं लौटती है तो राजा और मोनू दोनों डर जाते हैं और वह छत पर जाकर के देखते हैं तो पाते हैं कि सोनिया बेहोश पड़ी है। वो तुरंत विवेक को बुलाते हैं और सारी बात बताते हैं। विवेक, तुम तीनों को ऐसा खेल खेलने की जरूरत क्या थी? और राजा, तुम तो जानते हो उस कब्रिस्तान के बारे में कैसी कैसी खबरें आती हैं, फिर भी तुम सोनिया को रात में छत पर जाने के लिए क्यों भेजा? राजा, सॉरी पापा, मुझसे गलती हो गई, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। विवेक, और फिर कभी दोबारा ऐसा काम किया तो तुम दोनों को उसी कब्रिस्तान में छोड़ आऊंगा। अच्छा सोनिया बेटी, ये बताओ तुमने वहां ऐसा क्या देख लिया था कि तुम वही बेहोश हो गई? सोनिया सहमी हुई हालत में विवेक को सारी बात बताती है कि उसने क्या देखा। विवेक ने उस कब्रिस्तान के बारे में ऐसी खबरें पहले भी सुनी हुई थी, इसलिए वह सोनिया को डांटता नहीं है और बच्चों को संभल कर रहने की सलाह देता है। एक दिन विवेक को काम से छुट्टी मिलने में देर हो जाती है और उस दिन उसे ऑटो भी नहीं मिलता है। वो पैदल ही घर की ओर चल पड़ता है। इधर मोनू और राजा दोनों आपस में बात करते हैं। राजा, विकी, तुम्हें क्या लगता है सोनिया ने जो कहा वो सच है? मुझे तो लगता है कि वो सिर्फ बातें बना रही है, वो उसका भ्रम होगा। मोनू, अरे नहीं भाई, तुमने उसकी हालत देखी नहीं, एक दिन भी और यहाँ रुकने को तैयार नहीं हुई। मुझे लगता है कि उसने सच में कुछ देखा होगा। राजा, चलो हम कब्रिस्तान में जाकर। मोनू, अरे भाई तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा और तुम भी मत जाओ। मोनू के मना करने के बावजूद राजा नहीं मानता है और वह अकेले ही कब्रिस्तान की ओर चल देता है। कब्रिस्तान का दरवाजा खोलता है और अंदर चला जाता है। वो उस पेड़ की ओर भी देखता है जिस पर सोनिया को सर कटी हुई उल्टी लाश दिखी थी। राजा खड़े होकर उस पेड़ की ओर देखता है, तभी एक अदृश्य हाथ उसके पैरों को पकड़ लेता है। राजा डर जाता है और जोरों से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, छोड़ दो मुझे, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर कभी यहाँ दोबारा नहीं आऊंगा। दूसरे कोने पर एक कब्र होती है जो कि खुली हुई होती है, उसके ऊपर खून लगा हुआ होता है। वह अदृश्य हाथ राजा को खींचकर लाते हैं और उस कब्र में धकेलने की कोशिश करने लगते हैं। राजा चिल्लाता है, छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर यहाँ कभी नहीं आऊंगा, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। विवेक काम से पैदल घर पहुंचने वाला ही होता है। जैसे ही वो कब्रिस्तान से गुजरता है उसे राजा की आवाज सुनाई देती है। विवेक, ये क्या? ये तो राजा की आवाज लगती है, ये तो कब्रिस्तान से आ रही है, मुझे जा करके देखना चाहिए। विवेक कब्रिस्तान में चारों ओर देखता है लेकिन राजा कहीं नहीं दिखाई देता है। वो घर लौटकर आ जाता है और मोनू से पूछता है कि राजा कहाँ है।
मोनू, पापा मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी राजा कब्रिस्तान में चला गया। वो जानना चाहता था कि सोनिया जो कह रही थी वो सच है या नहीं। विवेक, हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। जाओ, घर के मंदिर में शंख में जो जल रखा है वो जल्दी से लेकर आओ। हमें राजा को खोजने कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। मोनू वो जल लेकर आता है। विवेक और मोनू कब्रिस्तान में जाते हैं। विवेक जल छिड़कता है, फिर उसे किसी के घसीटने का निशान दिखाई देता है। वह समझ जाता है और फिर उस निशान का पीछा करते हुए उस कब्र तक पहुंच जाता है। विवेक कब्र के आसपास वो जल छिड़कता है। कब्र से अजीब अजीब सी आवाजें आती है। मोनू बहुत डर जाता है। विवेक, मुझे लगता है कि श्रापित प्रेत आत्माओं ने राजा को इस कब्र के अंदर कैद कर लिया है। हमें जल्द ही इसे निकलना होगा। तुम ये पवित्र जल आसपास छिड़कते रहो, इससे हमें वो प्रेत आत्माएं कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। मैं कब्र को खोलने की कोशिश करता हूँ। विवेक उस कब्र को खोलने की बहुत कोशिश करता है। अंत में वो कब्र खुल जाती है। उसके अंदर राजा लथपथ बेहोश पड़ा होता है। विवेक राजा को लेकर हॉस्पिटल जाता है। उसकी हालत बहुत गंभीर होती है। उस दिन के बाद विवेक उस घर को छोड़कर शहर से दूर एक दूसरे घर में अपने पूरे परिवार के साथ रहने चला जाता है।